बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनके शरीर में कई प्रकार के बदलाव होते हैं और इसी के चलते उनकी देखभाल भी अलग तरीके से करनी पड़ती है। बच्चा जब 6 महीने का होता है तो पेरेंट्स को उसकी देखभाल किस तरह से करनी चाहिए? बच्चों की जो देखभाल होती है वो फिज़िकल, मेंटल और एनवायरमेंटल सारी तरह की होती है, ठीक है। तो फिज़िकल ग्रोथ में जो आता है, पहले जैसे हम कहते हैं शुरू से ही कि बेबी को ब्रेस्ट फीड देना चाहिए फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए। सो मदर थोड़ी फ्री रहती है फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए, तो उसका वेट गेन ब्रेस्ट फीड के ऊपर ही 6 मंथ्स तक होता रहता है। लेकिन जब 6 मंथ्स आते हैं उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ब्रेस्ट मिल्क में नहीं होती। वो 80% पानी से बना होता है और 20% उसमें सॉलिड्स होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बेबी का वेट तभी बढ़ेगा अगर वो ऊपर की डाइट खाएगा। सो डाइट उसमें दूसरा पार्ट आता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। जो मिल्क का पार्ट है वो पीछे चला जाता है और डाइट का पार्ट आगे आ जाता है। सो उसके बाद उनकी जो फिजिकल ग्रोथ है उसको भी हमने मॉनिटर करना होता है। वो की जाती है वेट से और उसकी लेंथ बढ़ रही है नहीं और उसके माइलस्टोन्स क्या चल रहे हैं उनके हिसाब से होती है। तो एनवायरनमेंट में क्लीनिनेस आती है, बच्चों की साफ सफाई आती है, उनको नहाना धोना आता है और उनको धीरे धीरे सारे रिश्तेदारों से उसकी बोलचाल शुरू हो जाती है, तो छोटे छोटे वो वर्ड्स बोलने शुरू कर देते। तो ये सारे एस्पेक्ट उसकी ग्रोथ में आते हैं। तो आजकल के पेरेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि जैसे आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन है तो दोनों माँ बाप वर्किंग होते हैं और अक्सर ऐसा देखा गया है कि बच्चा जैसे ही 6 महीने का होता है तो माँ बाप उसको डे केयर में छोड़ देते हैं। ऐसा करना कहाँ तक सही है और इससे बच्चे के विकास पर क्या असर होता है? वैसे तो ये आजकल की एक ज़रूरत बन गई है क्योंकि ना तो लड़कियां माँ बाप के साथ रहना चाहती हैं और ना ही लड़के रहना चाहते हैं। ये तो बच्चों के लिए सबसे बुरी जो उनकी डेवलपमेंटल ग्रोथ का पार्ट है और वो उनके पास जा रहे हैं सारा दिन। जो मदर्स 9 to 5 वर्किंग हैं या 9 to 2 वर्किंग हैं वो उनके पास जा रहे हैं जो उनको प्यार नहीं करते, ठीक है। वो उनका प्रोफेशन है, वो पैसे कमा सकते हैं, वो जॉब वाले हो सकते हैं जैसे गवर्नमेंट के डे केयर सेंटर होते हैं। लेकिन अगर यही बच्चे घर में रहें, माँ बाप के पास रहें तो वो प्यार से उनको पालते हैं। तो नेचुरली एक जो प्रोफेशनल बंदा है जो जिसने पैसे कमाने हैं वो उस तरीके से बच्चे को नहीं पालेगा जैसे उसके माँ बाप या ग्रैंड पेरेंट्स पालेंगे। सो आज की लड़की के लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है। गवर्नमेंट ने भी इसके हिसाब से बहुत कुछ किया हुआ है। वो 6 मंथ्स की मैटरनिटी लीव देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जॉब्स जो हैं वो बहुत कम लड़कियां करती हैं और जो दूसरी प्राइवेट जॉब्स करती हैं उनको तो कई को 1 मंथ छुट्टी मिलती है, कई को 3 मंथ्स मिलती है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, हमारे भी डॉक्टर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, उनको 3 मंथ्स की मिलती है। तो 3 मंथ्स का बेबी भी बहुत लेबाइल और बहुत सॉफ्ट होता है कि डेलिकेट होता है, वो बीमारियों को प्रोन हो जाता है। जैसे वो डे केयर सेंटर में जाता है तो वहाँ और बड़े बच्चे होते हैं, कोई बीमार होते हैं, उनका भी ख्याल करने वाला कोई नहीं होता, तो बीमारियों को वो जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं। सो अगर बच्चा घर में रहे, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहे, मदर्स के साथ रहे तो डेफिनेटली वो बेटर है। तो आजकल ये एक हमारा सिस्टम कह लो, पैसे कमाने की इच्छा कह लो कि कोई भी छुट्टी लेना नहीं चाहता जी। तो फैमिलीज भी नहीं चलती, उनकी भी प्रॉब्लम है जी हाँ। जो कॉन्ट्रैक्ट में है नेचुरली उनकी सैलरी भी कम होती है तो उनको ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं तो वो जल्दी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। और किसकी कॉस्ट पे? बच्चों की कॉस्ट पे, क्योंकि बच्चों का जो चाइल्डहुड होता है वो बहुत ख़राब हो जाता है। बच्चे प्यार को, मोहब्बत को वो बहुत मिस करते हैं। तो माँ बाप जो सारा दिन जब बच्चा जागता है तो वो उनके साथ नहीं होते, तो उनकी डेवलपमेंट में डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। तो आप यही कह रहे हैं कि बच्चों को अपनों का प्यार नहीं मिल पाता? हाँ बिल्कुल, क्योंकि रात को तो वो सो ही जाते हैं, तो माँ बाप होते हैं या फादर है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट ड्यूटीज होती हैं, कोई रात को जाता है कोई दिन को जाता है, वो भी बच्चों को नहीं मिल पाते तो वो भी मिस करते हैं बच्चे उनको। उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी थोड़ी चेंज हो जाती है। हाँ जी। और कई बार पेरेंट्स का कहना है कि 6 महीने के बाद भी बच्चा बिना सहारे के या खुद से बैठ नहीं पाता, तो इसमें पेरेंट्स को घबराने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल इसमें घबराने की बात है, क्योंकि एक माइलस्टोन आता है सिटिंग माइलस्टोन जो 5.5 मंथ पे आना शुरू होता है।
तो अगर बच्चा नहीं बैठ पाता तो डेफिनेटली उसकी हिस्ट्री में जाना बनता है, उसमें देखना पड़ता है कि मदर को कहीं प्रेगनेंसी में कोई डिजीज़ तो नहीं हुई, जैसे थायराइड की डिजीज़ है, कोई और डेफिशिएंसीज भी होती हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी होती हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में पहले तो मदर की हिस्ट्री लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि मदर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, उसको कोई सिकनेस तो नहीं हुई, बीमार तो नहीं हुई। तो कुछ और भी होता है, कई बार क्या करते हैं कि लड़का पाने की इच्छा होती है, वो फर्स्ट 3 मंथ्स में मेडिसिन खा लेते हैं, उनका इफेक्ट भी मदर के ऊपर बहुत आता है और डेफिनेटली बच्चे के ऊपर तो बहुत आता है। ये तो मुझे पता नहीं कि उस दवाई से सेक्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जो बच्चा अंदर पल रहा है मदर के, उसके ऊपर बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि जो दवाइयाँ होती हैं वो 6 मंथ्स पे खाती हैं मदर्स, तो उस समय क्या होता है कि हार्ट डेवलप हो रहा होता है। तो ऐसे ही जैसे एक दिन मेरी ओपीडी में मैंने देखा कि गुड फैमिली थी जो वार्ड में थी, तो मैंने उनसे पूछा कि जब मैंने उसको ऑस्कल्टेट किया तो देखा उसके हार्ट में मरमर थी। तो मैंने उसको पूछा कि आपकी पहले 2 बेटियां? कहती हाँ जी। तो मैंने पूछा कि आपने लड़का बनाने की दवाई खाई थी? कहती हाँ जी। तो मैंने उसको बोला कि आपको अब इसके साथ सारी उम्र गुजारा करना पड़ेगा, अगर आप दवाई ना खाती लड़का तो फिर हो जाना था, लेकिन उसमें बहुत बड़ा हार्ट का डिफेक्ट हो गया, तो वो उसके वो लेके पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही होगी, अब मुझे अब भी उसकी याद आती रहती है। सो जो प्रेगनेंसी के टाइम कोई बीमारी हो, कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन खाई गई हो, पेन किलर खाए गए हों, वो सारे बच्चे के ऊपर इफेक्ट करते हैं। और ड्यूरिंग डिलीवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है जो बच्चे को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। कोई भी प्रोलॉन्ग्ड लेबर होती है, कोई बच्चा अंदर लैट्रिन कर देता है, वो सारी बच्चे के ऊपर इफेक्ट करती हैं वो बातें। और बच्चे जो होते हैं उनमें जब पैदा होते हैं कोई तो रोते नहीं, तो ब्रेन में हाइपोक्सिया हो जाता है, उसको कहते हैं कि ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, तो उसकी इंटेलिजेंस इफेक्ट करती है। वो जो एरिया के ऊपर इफेक्ट करेगी, चाहे हियरिंग एरिया है, चाहे इंटेलिजेंस एरिया है, उस सब के ऊपर इफेक्ट कर सकती है, तो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ठीक है। तो ऐसे ड्यूरिंग डिलीवरी सेफ डिलीवरी तभी प्रमोट करती है गवर्नमेंट कि हॉस्पिटल में करवाओ, सेफ डिलीवरी होनी चाहिए, तो बच्चा टाइमली सिजेरियन हो जाने चाहिए, तो बच्चे के ऊपर डेफिनेटली डिलीवरी का भी इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चे अगर नहीं रोते तो भी वो ये जो माइलस्टोन्स आप जिनकी बात कर रहे हो डिले हो सकते हैं, और कोई भी डिजीज़ हो उसमें भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे मदर को थायराइड है तो बच्चे को भी अगर वो घर में डिलीवरी करा लेगी तो कौन उसका थायराइड मॉनिटर करेगा। तो इधर हम उनकी जैसे बर्थ पे करते हैं, 2 मंथ्स पे करते हैं, 6 मंथ पे करते हैं, और गवर्नमेंट ने भी कुछ डिजीज़ के लिए हमारे 32 सेक्टर से सारे चंडीगढ़ में वो जाते हैं, पीजीआई वाले जाते हैं, वो उनके सैंपल लेते हैं और 6 डिजीज़ के लिए उनको मॉनिटर करते हैं, तो उनको फ़ोन नंबर ले लेते हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको बात करते हैं। तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम में बहुत जो भी डिफेक्ट पड़ते हैं वो बच्चे के बाद में असर करते हैं, तो बहुत सारी डिजीज़ेस हो जाती हैं। घर में जब रिश्तेदार आते हैं तो बच्चे को खुशी खुशी में ही वो शेक कर देते हैं, उल्टा पुल्टा करके उछाल देते हैं, ये उनका प्यार जताने का एक तरीका है। तो डॉक्टर ये बताइए ये कहाँ तक सही है? बच्चे क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और वल्नरेबल होते हैं हर इंजरी को, तो जब भी आप उसको शेक करोगे, आपको कोई शेक करे आपको कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो बेबी होते हैं क्योंकि उनकी मसल टोन बहुत कम होती है और वो खुद से कुछ भी नहीं कर पाते, वो कोई चीज़ पकड़ नहीं सकते, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे मुट्ठियाँ बंद रखते हैं, तो वो कुछ रेजिस्टेंस शो नहीं करते। तो उसमें यूजुअली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंट्राक्रेनियल हेमरेज की आती है, वो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। तो जैसे वो और शेक करेंगे लंग्स के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है, जोर से पकड़ लेते हैं चेस्ट से और एक बाजू से बच्चे को उठा लेते हैं, तो वो भी जो कैप्सूल होता है आर्म का, जो कहते हैं कि प्रोटेक्टिव लिगामेंट्स होते हैं, वो भी उनसे टॉर्न हो जाते हैं, और जो डिसलोकेशन ऑफ आर्म, जो शोल्डर जॉइंट, वो हो सकता है। सो जो ये शेकिंग करना, वो करना, इवन बच्चों को किस करते हैं लोग, आपने तो शेकिंग के बारे में पूछा, मैं किस के बारे में बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो कहा जाता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो मुंह में होते हैं। सो अगर आप मान लो आपको जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, कुछ भी बीमारी हो रही है, तो ये सब आप उस बच्चे को ट्रांसफ़र करते हो, तो जो अगर उसने नहीं भी बीमार होना वो तब भी बीमार हो जाएगा। मुझे लगता है जो पुराने ज़माने में जो ओल्ड लेडीज़ होती थी वो परहेज़ बताती थी बहुत सारे, मुझे तब तो पुराने ज़माने में तो नहीं समझ आता था, मैंने कहा ये बड़ी बैकवर्ड है, ये क्या कहती हैं परहेज़ करो, 1.25 महीने का करो, 6 महीने का करो, किसी को मिलना नहीं, शादी पे नहीं जाना, तब मुझे वो बुरी लगती थी। लेकिन आज जब मैं डॉक्टर बन गई तो मुझे समझ आता है कि वो चाहे उनका एम डिफरेंट था,
लेकिन एज ए डॉक्टर मैं सोचती हूँ कि वो बहुत अच्छी बात थी कि परहेज करना है, किसी को मिलने नहीं देना, 1.25 महीना घर से नहीं जाना, मायके नहीं जाना, अगर मायके में हो तो ससुराल में नहीं आना, वो बहुत अच्छी बात थी। बाहर नहीं हाँ, बाहर नहीं निकलना। जितना आप एक्सपोज कम होगे उतना ही जो बच्चा है वो बचा रहेगा इन्फेक्शन से, आउटर वर्ल्ड से। आई एम श्योर इतना डीप किसी ने नहीं सोचा होगा। हाँ, वो मुझे अब समझ आती है और मुझे अच्छा लगता है कि वो परहेज चलते थे। और एक प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स बता रहे हैं कि बच्चा 6 महीने का होने के बाद भी अभी तक इमोशंस नहीं शो कर रहा है, ना खुशी ना उदासी गम, ठीक से नहीं रो पा रहा है। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए? एक तो जो बच्चा, जैसे आपने कहा कि इमोशंस शो नहीं करता, आपकी आई टू आई कांटेक्ट नहीं करता, हेड नॉडिंग करता है ना, या वो शरारतें ऐसी करता है जिनके वो उसके बारे नहीं सोचता कि इसका क्या इफेक्ट होगा। थोड़े और बड़े बच्चे हो जाते हैं, वो किसी किसी चीज़ को आग लगा देते हैं, लगा लगा के देखते रहते हैं। तो ये जो डिजीजेज होती हैं इनको जैसे अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम कहते हैं, ये होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे इसमें इम्प्रूव हो जाते हैं बच्चे, लेकिन उसको 10-12 साल लगते हैं। तो उसमें क्या है कि जो अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम होता है वो ब्रेन की एक प्रॉब्लम है, जो धीरे धीरे, जैसे पढ़ाई करते हैं बच्चे, आप पढ़ाते हो, आप उनको मॉनिटर कर रहे हो, टीचर्स मॉनिटर कर रहे हैं, पेरेंट्स सिखाते हैं उनको, उनकी एजुकेशन होती रहती है, तो उससे वो इम्प्रूव हो जाते हैं। वो पढ़ नहीं पाते, जब स्कूल में जाते हैं, जैसे वो फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं तो उनको ये नहीं पता लगता है कि आप वो 3rd में पहुंच जाते हैं, सेम वर्ड्स की मिस्टेक करते रहते हैं। टीचर बोलती है ये मेरी तरफ नहीं देखता, बाहर को देखता रहता है। तो ये जो एक आजकल हमारे हिंदुस्तान में इस बीमारी के बारे में थोड़ा कम ध्यान देते हैं, टीचर्स भी कम ध्यान देते हैं, उनको भी इसकी एजुकेशन नहीं है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी टीचर्स को भी एजुकेट करना चाहिए और पेरेंट्स को भी बताना चाहिए कि ये अटेंशन डेफिसिट का बेबी है, तो इसको आपने इसका केयर कैसे करना। उसकी केयर डिफरेंट होती है दूसरे बच्चों से। तो मुझे लगता है कि मेरा भी एक बच्चा थोड़ा सा अटेंशन डेफिसिट था, तो शुरू में मैं तो डॉक्टर थी, मैंने उसके बारे में पढ़ा भी था, तब भी मुझे उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी। तो मुझे याद है कि जब वो छोटा था, वो लेसन पढ़ता था तो फर्स्ट लाइन के बाद वो रुक जाता था। मैं सोचती थी ये क्यों रुकता है, सिंपल तो है, कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा, आज फिर रुक रहा है। तो मैंने उसकी पिटाई कर देनी, मैंने इतनी पिटाई करनी कि वो बेचारा फर्श पे भी गिर जाता था कई बार। तो मुझे आज याद आता है कि मैंने डॉक्टर होके इतनी गलतियां की, तो आम जनता बेचारी क्या करती होगी। सो कभी भी किसी बेबी को, जैसे टेंशन डेफिसिट है, इमोशनल होते हैं बच्चे बहुत, तो पेरेंट्स को मिस करते हैं, दादा दादी के पास रहते हैं। कई लोग क्या करते हैं, 6 महीने मैटरनिटी लीव में घर में रखा बच्चा, अपने पास रखा, उसके बाद दादा दादी के पास गाँव भेज दिया। उसकी जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है ना, वो फर्स्ट 2 इयर्स में ही होती है। अगर आप सोचो अच्छी डाइट दोगे, अच्छी ट्रेनिंग दोगे, उसको एजुकेट करोगे, एजुकेशन मीन्स उसको सोशल एजुकेशन जो आप दोगे, तो वो तो सिर्फ पेरेंट्स ही दे सकते हैं। दादा दादी तो लाड लड़ा के कह लो कि वो उनकी, क्योंकि उन्होंने तो अपने बच्चे पाल लिए, ठीक है, ये उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो उनको पालना उनकी एक मजबूरी की तरह होता है, ठीक है। तो उसमें उनमें इतनी जान भी नहीं होती कि इन बच्चों को वो पाल लें। सो मैं तो कहती हूँ कि पेरेंट्स की ही बड़ी इसमें इम्पोर्टेंस है कि वो ही बच्चे को एजुकेट करके इमोशनल इस डिस्ट्रेस से निकाल सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा समय देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। पेरेंट्स का एक ये भी समस्या आई है कि बच्चे जो हैं आवाज़ें नहीं निकाल रहे हैं मुंह से और आवाज़ों पे रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या क्योर होना चाहिए? ऐसे है जो बच्चे हियरिंग, बताया आपको, इसमें हियरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। सो वो भी मदर के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट होती है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं आजकल, तो गवर्नमेंट उनको फ्री कर रही है, वो सारी मदर्स को करवाने चाहिए। तो उनमें भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो होने चाहिए। और एक डिजीज़ आती है रुबेला, वो भी, हाँ, वो डिजीज़ जो अगर मदर को प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग हो जाती है, वो भी बढ़िया कॉम्प्लिकेशंस कर देती है, इवन ब्लाइंडनेस कर देती है वो बच्चों में। सो डे टू डे चेकअप मदर्स की हर अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो उसमें आजकल गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, टाइम से पहले हो जाते हैं, लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, उनमें भी ये पाया गया है कि जो परसेंटेज होती है डेफनेस की या ब्लाइंडनेस की, वो ज़्यादा होती है। तो गवर्नमेंट ने आजकल न्यू बॉर्न केयर के अंदर ही आई स्पेशलिस्ट
स्पेशलिस्ट हैं जो सारे इंडिया के, उनको ट्रेन करने जा रही है उनको, और जो ENT स्पेशलिस्ट हैं उनको हियरिंग के टेस्ट के लिए ट्रेन किया जा रहा है। तो आजकल हम जो नए पैदा बच्चे होते हैं लो बर्थ वेट और प्रीमेच्योर, उनको हम स्पेशल टेस्ट के लिए, जैसे हमने रेफर करना होता है 16 सेक्टर, तो हम उधर ENT डिपार्टमेंट में भेजते हैं ताकि अर्ली डिटेक्शन हो के उसकी अर्ली ट्रीटमेंट हो सके। डॉक्टर, अब हम बात करना चाहते हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके नहलाने के तरीकों में भी बदलाव आता है, जैसे साबुन, शैम्पू, लोशन। तो ये कहाँ तक सही है कि हमें उसके बेबी प्रोडक्ट्स को चेंज करना चाहिए? ऐसा होता है कि बेबी प्रोडक्ट्स जो हैं कंपनीज बहुत कुछ बनाती हैं, बहुत कुछ एडवर्टाइज होता है, ज़रूरी नहीं कि उनके पीछे भागा जाए जी। सो हम जिस देश में रहते हैं हमें उसको ही फॉलो करना चाहिए, उसका जो कल्चर है वो हमें वही अडॉप्ट करना चाहिए। तो मैं तो इस बात पे विश्वास करती हूँ कि बेस्ट जो है, जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, वो हमारा वेजिटेबल ऑयल्स हैं जी। उनमें कोकोनट ऑयल बेस्ट है, मस्टर्ड ऑयल सबसे अच्छा है। तो ये ऑयल्स की ही बेबी को मसाज करनी चाहिए, और ये नहाने से पहले और बाद में मसाज करनी चाहिए, और जो मसाज करता है उसको पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। एक दिन हमारी OPD में क्या हुआ कि एक बेबी आया, उसके 1 लाख पस्ट्यूल्स बने हुए थे। तो इतने पस्ट्यूल्स मैं सोचती रही कि ये कैसे बन गए। फैमिली भी अच्छी थी, मैं सोचती रही, मैंने बहुत हिस्ट्री ली उनकी कि कहाँ से इन्फेक्शन आई, तो मुझे कुछ नहीं पता चला। तो मैंने उनको ट्रीटमेंट लिख के भेज दिया, एंटीबायोटिक डाल दिया, बेबी ठीक हो गया। तो 1 मंथ बाद वो फिर उतने ही पस्ट्यूल से आ गया। तो फिर मैं सोचती रही कि कहाँ से आया होगा, और इतनी रैशेस की तरह पस्ट्यूल्स हो रहे थे उसके कि सारी बॉडी का कोई पार्ट बचा ही नहीं था। तो देख के भी मुझे डर लग रहा था कि ये तो कहीं इन्फेक्शन इसके ब्लड में ना चला जाए, कुछ हो ना जाए। तो मैंने फिर हिस्ट्री लेना शुरू किया, हिस्ट्री लेती गई। तो एंड में जाके मैंने पूछा कि मसाज कौन करता है? कहते जी मसाज तो हमारी काम वाली मसाज करती है। मैंने कहा वही तो झाड़ू पोछा लगाती है, आप उसी से मसाज करवा रहे हो? हाँ जी, वो ना तो हाथ धोती होगी ना नाखून काटती होगी। बात फिर वहीं आ जाती है कि आपका अपना बच्चा है, इसको आप ही केयर करो, तो आप ही साबुन से हाथ धो, आप ही उसकी मसाज करो। जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जो हमारे देश में बहुत वैरायटी के मिलते हैं, तिल के मिलते हैं, कोकोनट, सनफ्लावर, वो सारे ही अच्छे हैं, उनको यूज़ करो। और साबुन भी कहा जाता है कि जो साबुन होते हैं वो बॉडी को, जो अपर नॉर्मली बॉडी के अंदर से ऑयल निकलता है, वो सारी बॉडी के ऊपर अपने आप लगता रहता है, बच्चे के अंदर से निकलता है। जी हाँ। तो जो बेसिकली जो सोप्स होते हैं उसको वॉश कर देते हैं, ठीक है। तो अगर वो वॉश हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा कई बच्चों की ड्राई सी स्किन होती है, वाइटिश से पैचेस पड़ जाते हैं। तो वो सारे जो पैचेस होते हैं वो ड्राइनेस की वजह से आ जाते हैं। तो माइल्ड सोप यूज़ करने चाहिए जो 5.5 pH के होते हैं। तो उनमें शायद अगर आप मार्केट में जाके देखोगे तो बहुत कम आते हैं। तो जो पुराने ज़माने में दही से नहलाते थे वो भी अच्छा था, लेकिन आजकल दूध में पता नहीं क्या क्या मिक्स हो रहा है, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है यूज़ करने की। तो आप प्लेन पानी से नहला सकते हो, मसाज कर सकते हो कोकोनट ऑयल से। हम लोग अक्सर इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही बोला जाता है कि नेक पे सोप लगा लो और उसके प्राइवेट पार्ट्स पे सोप लगा लो, वॉश कर दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी बॉडी के ऊपर मसाज कर करके ऑयल्स और शैम्पू लगाए जाए, वो नुकसान ही करते हैं, फ़ायदा कुछ नहीं करते। जी, पेरेंट्स का एक ये भी मानना है कि बच्चे के दिमागी विकास के लिए उनसे क्या क्या एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, उनसे क्या क्या, उनको किन चीज़ों में इंडल्ज करना चाहिए जिससे उनका जो इंटेलेक्ट लेवल है वो बढ़े। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जो इंटेलिजेंस या डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन होता है वो फर्स्ट 2 years में ही होता है जी। तो इसमें जो है बच्चों को हर चीज़ आप सिखा सकते हो। जैसे आप छोटी छोटी बुक्स ला के दे सकते हो, बच्चों को रिलेटिव्स आते हैं, आप उनके साथ बात करना सिखा सकते हो, उनको बोलो कि इनसे हेलो हाय करो, इनका हाल चाल पूछो। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। अगर आप अपने बच्चे को छुपा के रखोगे, किसी से बात नहीं करने दोगे या घर से बाहर नहीं निकलने दोगे, तो जो उनकी ये कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। और अगली बात जो आजकल आती है कि सारा टाइम कोशिश करो ये हमें तंग ना करे, ये टीवी देखता रहे, ये कार्टून देखता रहे, फ़ोन पे लगे रहते हैं बच्चे। उसकी भी जो एडिक्शन हो जाती है बच्चों को, बाद में फिर वो छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। उससे बेटर है कि आप भी घूमने पार्क में जाओ,
वहाँ खेलो, झूलों के ऊपर खेलें, बच्चे बाहर टाइम स्पेंड करें, थोड़े बड़े होते हैं तो साइकिलिंग करें, तो बाहर की एक्टिविटीज़ भी उतनी इम्पॉर्टेंट हैं। और जो नेबर्स हैं उनके साथ बातचीत करना, उनके दूसरे बच्चों के साथ खेलना। आजकल तो और भी बुरी बात हो गई कि हम एक ही बच्चा रखेंगे, सिंगल चाइल्ड नॉर्म है जो, वो उससे भी बुरी है। उसके लिए आप ये सोचो कि जब वो बड़ा हो जाएगा, उसके कजन्स भी एक एक होंगे, तो फिर वो किससे बात करेगा, किसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा। सो चाहे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि बच्चे 2 ही होने चाहिए ताकि उनकी जो आपस में कम्युनिकेशन है या इमोशनल अटैचमेंट है वो बनी रहे। तभी तो आपका जो सोशल डेवलपमेंट होती है वो तभी होगी, क्योंकि आपकी अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन, अगर आपने अंदर घर बैठ के टीवी और कार्टून गेम्स देखते रहना, तो आपकी बस आप भी अंदर रहोगे, पास का भी अंदर रहेगा, तो सब अंदर ही रहेंगे, फिर तो सोशल लाइफ तो कुछ नहीं रहेगी।